कि फीडबैक आपका हमें ज़रूर मिलेगा ताकि हम प्रोग्रामों को मज़ीद बेहतर, मुस्तहकम, फाल और मुतहरिक बनाएं आपकी उम्मीदों और आराओं के मुताबिक। प्रोग्राम 3 पड़ाव पर आ रहा है जी, फटाफट से आपको याद दिलाते चले। पहले और दूसरे पड़ाव पर सिर्फ खबरें, तीसरे पड़ाव पर 9:45 का वक्त होगा, 10 से 12 मिनट का वक्त होगा जब आपकी और हमारी गुफ्तगू होगी, यानी फोन लाइन्स हमारी खुलेंगी। आप अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे इस उम्मीद के साथ कि हुकूमत के अंदर जो अरबाब इख्तिदार है, जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स अफसरान है, वो आपकी आवाज़ को सुने, लेफ्टिनेंट गवर्नर तक आपकी आवाज़ को पहुंचाया जाए ताकि मसाइल का हल किसी न किसी तरीके से निकले। फिलहाल आज शुरुआत करते हैं कि माजी में, हिस्ट्री में आज के दिन क्या कुछ हो चुका है, और वो याद दिलाने की कोशिश कराएंगे आपको मेरे साथी दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है आसिफ रशीद। हर दिन आपके सामने शुरुआत करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे से। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का। प्रोग्राम सलाम जेके में आगाज तय फॉर्मेट के मुताबिक हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। आज का दिन क्यों अहम है, इस पर बात करना क्यों जरूरी है। दिसंबर है, यानी आखिरी इस साल का महीना चल रहा है, 14 तारीख है, और 1995 में आज ही का दिन जब बोस्निया, सर्बिया और क्रोशिया ने पेरिस में डेटन मुआहदे पर दस्तखत किए, और दस्तखत करने का मकसद जो 3 साल से तनाज़ा चल रहा था इन तीनों ममालिक के दरमियान, उसको 1995 में आज के दिन खत्म कर दिया गया एग्रीमेंट के साथ। 2003 में अमरीकी इत्तेहादी अफवाज ने इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन को तकरीत में गिरफ्तार किया 14 दिसंबर 2003 को। 2007 में शुमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान 50 साल बाद रेल सर्विस दोबारा शुरू हुई, यानी इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों के दरमियान तल्खियां या रिश्तों में कड़वाहट काफी ज्यादा थी। 2007 में आज के दिन चीजें दुरुस्त करने की कोशिश हुई, बिलाखिर एक मुआहिदा तय पाया। 50 साल के बाद इस सूखे को खत्म किया गया जो बिल्कुल दो पड़ोसियों के दरमियान तबाही का सबब भी बन सकता था। 1799 में अमेरिका के पहले सदर जॉर्ज वॉशिंगटन का इंतकाल हुआ 1799 में। साल 2000 में आज ही के दिन जॉर्ज वॉकर बुश, यानी JW बुश ने आप कहते थे, अमेरिका के 43वें सदर मुंतखब हुए। 14 दिसंबर के दिन 1983 में जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने खुद को बांग्लादेश का सदर करार दिया आज के दिन। इसके अलावा 19 वर्ष कबल 2003 में सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ पर रावलपिंडी में कातिलाना हमला हुआ। बाल बाल बचे इस हमले में। वो रावलपिंडी में एक अवामी तकरीब से खिताब के बाद यहां से वो निकले थे जिस दौरान उन्हें टारगेट किया गया था। और 1918 में बरतानिया की हुकूमत ने खवातीन को अवामी इंतखाबात में जो जनरल इलेक्शंस थे हक की राय दही का इस्तेमाल करने का आज के दिन हक दिया, तफवीज किया। 1918 102 बरस कबल आज के दिन यानी 14 दिसंबर को। तो हिंदुस्तान और आलमी तारीख में बड़ी बातें थी, अहम दिन थे। अब प्रोग्राम का आगाज करेंगे और आज भी सबसे पहले बात मुल्क की सलामती की, मुल्क की सरहदों की करेंगे। आगाज प्रोग्राम का इसी के साथ। चलिए जनाब, आगाज करते हैं प्रोग्राम का अरुणाचल प्रदेश की उस फॉलो अप खबर के साथ जो आप पिछले 24 घंटों के दौरान लगातार सुन रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो कुछ सरहद पर हुआ है, जिसको लेकर ऐवान के अंदर भी काफी गहमा गहमी हुई है, लेकिन खबर भारतीय फिजाइया की है और भारतीय फिजाइया की तरफ से बयान भी जारी कर दिया गया है। और फिजाइया का मानना है कि वो इस पूरे मामले पर गहरी नजर रखे हुए हैं और हालात और वाक़ात पर नजर रखने के साथ साथ हर मुनासिब कदम सरहद पर लग रही हलचल पर रखी जा रही है। यानी चीन की तरफ से जो गुज़श्ता दिनों एयर एक्टिविटीज बढ़ी थी, जो पिछले कई दिनों से खबरें आ रही थी 2-3 हफ्तों से, उसको देखते हुए भारतीय फिजाइया का बयान सामने आया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश वाला मामला हो या लद्दाख वाला मामला हो, वहां पर गहरी नजर रखी जा रही है और हर मुनासिब कदम जो है वो एयरफोर्स की तरफ से उठाया गया है। सर्वेलेंस बढ़ा दी गई है और चीन जो लगातार 9 दिसंबर से बाद और 9 दिसंबर से पहले जो सूरत हाल बनी है तैवान के अंदर, जिस तरीके की तवांग के अंदर जो सूरत हाल बनी है, उस पर जहां चीनी साइड पर भी गहरी नजर रखी जा रही है, वहीं पर एयरफोर्स को भी फोरफ्रंट पर रखा जा रहा है ताकि हर मुकाबले का आवाज, हर मुकाबले की बात जो है वो मुनासिब वक्त पर की जाए। आपको याद होगा कि कल वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऐवान के अंदर खड़े होकर तवांग के अंदर जो कुछ हुआ उसका तफसीली वाकया बयान करते हुए कहा
कि भारतीय अफवाज ने जिस तरीके से अपनी सरहद की हिफाजत की है, और तस्वीरें जो कल से मुख्तलिफ ज़राए ब्लॉग से वायरल हो रही है कि किस तरीके से लाठियों से दोनों अफवाज के बीच मुकाबला हुआ था और कोई बड़ा तसादुम नहीं हुआ, वो सीधे सीधे नजर आ रहा है। और बाद में ये जो काफिला चीनी फोर्सेस का था, PLA का था, जो 300 जवानों पर मुश्तमिल था, किस तरीके से वो वापस चला गया और भारतीय अफवाज किस तरीके से नारे बुलंद कर रहे थे, वो ये सारी तस्वीरें कल से हम सोशल मीडिया पर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन कल राजनाथ सिंह ने इस बात की वजाहत कर दी कि तवांग के अंदर ये सारा मामला तब से पेश आया जब भारतीय अफवाज भी काफी ज्यादा मुतहरिक है और सड़क से लेकर हवा तक जो बुनियादी सहूलियतें वहां पर अफवाज को देनी थी उसको देने के लिए वादा बंद है। और जो तरक्याती मंसूबे और प्रोजेक्ट इन इलाकों के अंदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल्स पर और स्पेशली अरुणाचल के अंदर शुरू किए गए, उससे बौखलाहट है जी चीन के अंदर। और ये वही वजह है कि चीन इस तरीके की हरबे जो है वो कर रहा है। दो तरह के बयान इस वक्त भी सामने आए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का बयान भी भारत चीन की सूरत हाल पर आ गया है और कहा कि अच्छा हुआ कि दोनों आलमी ताकतों ने खित्ते के अंदर किसी तरीके से तनाव को बढ़ने जैसी सूरत हाल पैदा ना होने दी और दोनों अफवाज पीछे हटी। ये खुशाइंद इकदाम है जिसका UN की तरफ से कहा गया है। दूसरा बयान अमेरिका की तरफ से, जिसने न सिर्फ चीन को हदफ तनकीद बनाया, कहा कि ये जो पॉलिसी है एग्रेशन वाली उसके तहत काम नहीं चल सकता। और दूसरी बात ये कि दोनों मालिक ने जिस तरीके से पीछे अपनी फौजें हटाई हैं इस सारी सूरत हाल के बाद, वो बेहतर है, इससे एतमाद भी बढ़ेगा, हालात मजीद बेहतर होंगे। और अमेरिका के मुताबिक व्हाइट हाउस से जो बयान जारी हुआ है कि हमारी सूरत हाल पर न सिर्फ नजर है बल्कि चीन को उसकी पॉलिसियों के लिए तनकीद का निशाना बनाते हुए यह कहा गया कि हम उन तमाम साथियों के साथ स्ट्रेटेजी के एतबार से जिनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, फौजी ताल्लुकात है, उनके साथ उनकी सलामती के लिए किसी भी मुमकिना इकदामात की सताइश करेंगे, उनकी हिमायत में आगे आएंगे। यह अमेरिका का बयान आया और यह भी कह दिया है कि अगर जरूरत पड़े तमाम वसाइल का इस्तेमाल करके अगर चीन और भारत आपस में चाहे तो अमेरिका मुदाखलत करके दोनों को एक साथ ला सकता है। बातचीत के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए इस मुश्किल का, इस सूरत हाल से निकलने के लिए हल तलाशा जा सकता है। तो दो बयान। अच्छा जी, ये भी देखना पड़ेगा कि मशरिकी लद्दाख के अंदर जो सूरत हाल बनी है उसके बाद वजीर दिफा की तरफ से यह कहा गया कि जनाब हमने जमीनी राब्ते भी मजबूत किए और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। और यही वजह है कि सूरत हाल आज अगर आप चीन के अंदर ये खलबली देखते हैं जी वो हुई है। तवांग के मामले के बाद एक और खबर इसी के साथ जुड़ी हुई है कि तवांग में कशीदगी के दरमियान जो बहरिया हिंद में जासूसी जहाज चीन का था वो वापस चला गया है जी। ये एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि अरुणाचल प्रदेश और मशरिकी लद्दाख के बीच जो सूरत हाल बन रही थी, इस बीच बहरे हिंद में जो जहाज आ रहा था चीन का, जो कहा जा रहा था कि जासूसी जहाज है, वो कल अचानक अपना रास्ता बदल चुका है और बहरे हिंद से वापस चला गया। ये जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं। हुकूमती सतह पर अभी इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है, अगर इस पर कोई बयान आता तो वो भी आपको बताएंगे। फौजी सतह पर भी इस हवाले से कोई तस्दीक या तरदीद अभी तक नहीं की गई है। तमाम समाजी राब्ता साइटों पर काफी ज्यादा वीडियो शेयर की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा पाकिस्तान के हवाले से भी करते हैं जहां पर चीनी शहरियों को निशाना बनाया गया लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। और काबुल के अंदर पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान जबरदस्त फायरिंग हुई, हमला हुआ और हमला एक चाइना नाम के होटल के ऊपर हुआ। बिल्कुल काबुल की गलियों से सटा हुआ ये होटल, जहां पर बताया जाता है कि गैर मुल्की शहरी सबसे ज्यादा ठहरते हैं। लेकिन फोर्सेज ने जब जवाबी कार्रवाई की है, तकरीबन 48 घंटों तक ये झड़प चली है। दाइश के 3 लोग मारे गए हैं, 3 मुसल्लह अफराद थे जिनको मार गिराया गया है क्योंकि दाइश ने ही हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। और जो तस्वीरें सामने आई उससे पता चला कि होटल के अंदर वाले हिस्से में जहां पर गैर मुल्की शहरी ठहरे हुए थे वहां चंद लोग दाखिल होते हैं, अचानक अंधाधुंध फायरिंग ऊपर से नीचे वाले छतों पर शुरू कर देते हैं और आसपास काफी ज्यादा फिर सनसनी भी देखी गई। बड़ी बात यह कि कोई भी गैर मुल्की जो शहरी है वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये वो होटल है जहां से तीसरी मंजिल में जाकर हमला किया गया, फायरिंग हुई, कुछ ब्लास्ट किए गए और काफी ज्यादा मवाद अपने साथ ये तमाम लोग, ये जो मुसल्लह अफराद थे वो अपने साथ ले गए थे, जो जिसकी कंफर्मेशन अफगान मीडिया के हवाले से भी कर दी गई। इतलात के मुताबिक काबुल के अंदर दिन में ये तमाम लोग दाखिल हुए, मतलब अटैक जो हुआ वो दिन में हुआ, दिन की रोशनी में हुआ। और आमतौर पर न सिर्फ इस होटल में बल्कि इसके आसपास जो छोटे होटल्स हैं वहां पर भी गैर मुल्की शहरी ठहरे हुए थे, ज्यादातर टूरिस्ट थे। लेकिन ये जो होटल है जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, जिसके अंदर आग लगी है, धुआं उठ रहा है,
जहां पर हमला हुआ, यहां पर चाइनीज शहरी थी, चीन के कुछ लोग थे। इसके फौरन बाद अब जब 3 लोग मारे गए, जवाबी कार्रवाइयां हुई हैं, तो ये इस हवाले से इतलात एक ये भी है कि चीन के जो सफीर है उनका बयान भी सामने आया, उन्होंने भी कंफर्मेशन कर दी है। उन्होंने कहा कि कुछ हमारे शहरी थे जो कुछ इसमें जो कारोबारी अफराद थे जो काबुल गए थे कारोबार की गर्ज से, वो लोग इस होटल में ठहरे हुए थे, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। एक तो ये कंफर्मेशन कर दी गई, कोई भी गैर मुल्की शहरी जिसको फायरिंग से नुकसान पहुंचा है इसकी भी कोई तस्दीक नहीं की गई। लेकिन आईसिस ने जिम्मेदारी कबूल कर ली कि उसने ये हमला किया। तकरीबन 2 बैग जिनमें मवाद छुपाकर अंदर ले जाया गया सिक्योरिटी लैब से, एक बड़ा इस एरिया के अंदर माना जा रहा है, जहां पर तकरीबन आज के वक्त में भी 150 से ज्यादा गैर मुल्की शहरी है, जिनमें चीनी भी हैं। और मुख्तलिफ खबरसा इदारे जो दुनिया भर के अंदर नजर रखते हैं, कुछ बड़ी एजेंसीज जिनकी तरफ से कोट भी किया गया है कि तालिबान ने इस इलाके के अंदर अगरचे सिक्योरिटी को पहले के मुकाबले बेहतर किया है, इंश्योर किया है, गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी बेहतर हुई है, लेकिन इसके बावजूद बैग लेकर 3 अफराद होटल के अंदर चले गए और हमले को अंजाम दिया। लेकिन जवाबी कार्रवाई में 3 लोग मारे गए, हथियार बरामद हुए, 2 बैग्स बरामद हुए। लेकिन चीनी शहरी हों या बाकी ममालिक के शहरी जिस होटल के आसपास ठहरे थे, वो किसी तरह के जानी नुकसान से बच गए। इधर चीन ने भी एक एडवाइजरी जारी करते हुए पाकिस्तान के अंदर चीनी बाशिंदों को बाखबर किया है कि वो एहतियात से काम लें और बसूरत मजबूरी चीनी एम्बेसी के साथ पूरा राब्ते में रहे। ये पाकिस्तान के अंदर जो चीनी लोग हैं, जो चाइना के बाशिंदे काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ एजेंसियां हैं, उनके लिए भी एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई, क्योंकि हमला पिछले 24 घंटों के दौरान बढ़ रहे हैं चीन पर। बढ़ते हैं जी आगे, अब जरा बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया का एक बड़ा फैसला सामने आया है और ये बड़ा फैसला जो है ये माना जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो रात देर के लिया गया और ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने लैंड गारंटी रूल सन 2022 को मुतारिफ करा दिया है। और इस सिलसिले में अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने उन सभी लोगों को कहा है कि जिनके पास सरकारी जमीन लीज पर थी वो उन्हें वापस करें। ये बड़ा मामला है जी, जो इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब ये सारी ज़मीनें जो है वो किस लिए इस्तेमाल होगी वो भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन सामने रखा है लैंड गारंटी रूल 2022 और ये माना जा रहा है कि इस कानून के आने से जो बाइख्तियार पावरफुल लोग थे, इन्फ्लुएंशियल लोग थे, वो अब इसका फायदा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आज तक सरकारी जमीनों पर अगर कोई फायदा लिया है या तो वो पॉलिटिकल बात से लोगों ने लिया है और दीगर लोगों ने लिया है। लेकिन अब इंतजामिया का मानना कि जो कानून हम जारी कर चुके हैं इसका फायदा जी अवाम को होगा, गरीबों को होगा, मोहताजों को होगा और उन लोगों को होगा जिनके लिए ये कानून बनाए गए थे। और ये भी साफ कर दिया गया कि जिनके पास ये असासे हैं उन्हें वो खाली करने होंगे, सिर्फ उन लोगों को नहीं करने होंगे जो रेजिडेंशियल एकोमोडेशंस के लिए है, जहां पर रिहायशी घर बनाया गया है, स्टेट लैंड है और उनका लीज खत्म हो गया है, उन्हें वो वापस नहीं करने हैं। बाकी जिनके पास भी कोई जमीन है, उस पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, सरकार का कहना है कि स्टेट लैंड जिनकी लीज खत्म हुई है वो वापस सरकार को सौंप देंगे। ये एक सिग्निफिकेंट मूव माना जा रहा है जी जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से, जिसमें नोटिफाई कर दिया गया है कि तमाम लीज एक्सेप्ट वो लीज जहां पर रेजिडेंशियल पर्पस हो वो इमीडिएटली जी हैंड ओवर करेंगे जी अपनी सारी प्रॉपर्टियां जी स्टेट को, ताकि वो स्टेट अपनी तरीके से इसको वापस लेकर आगे बढ़े। यानी लीज जिनके पास 40 साल थी उनका मियाद मुकम्मल हो गया है, वहां पर तिजारती कोई मरकज है, कोई और चीज चल रही है, तो अब ये लीज एक्सटेंड नहीं की जाएगी, सरकार को अपनी ये वापस करनी होगी। फिलहाल इस तरीके का कानून जो है वो बनाया गया। सिर्फ जहां पर रिहायशी मकान है उसको एक लीज आउट करने की बात कही गई है, उसको एक रिलैक्सेशन देने की बात कही गई है। जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट रूल 2022 जो नोटिफाई किया गया जी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके तहत यह साफ कर दिया गया कि आउटगोइंग लीजेस जो एक्सपायर हुई है, सिर्फ वो वाली लीज नहीं जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, बाकी सारी जो भी एक्सपायर लीजेस हैं
वो हैंड ओवर करेंगे जी अपनी पोजीशन जमीनों की, और अगर उस पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उसको लेकर वो स्टेट को वो हैंड ओवर करेंगे, और स्टेट उस प्रॉपर्टी को देखते हुए जो उस पर खर्चा आया होगा उसको देखते हुए कोई पैसा भी शायद दे देगी। इस तरीके की बात जो है वो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट एक्ट 1988 इवैक्यूएशन के तहत जो है वो जारी कर दिया गया है। और रूल के हिसाब से जो बताया गया है जी वो ये भी बताया गया है कि ये जो जमीन अब होगी, जम्मू कश्मीर लैंड ग्रांट रूल 2022, सरकार अब इसको क्या करेगी जी यूनियन टेरिटरी की जब ये वापस लेगी तो ये यहां पर देगी जी एजुकेशन हब बनाने के लिए, इसको हेल्थ केयर के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा, एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा, टूरिज्म, स्किल डेवलपमेंट और ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट कल्चर, लैंग्वेज, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और स्टेडियम्स, प्लेग्राउंड, जिम्नेजियम बनाने के लिए, रिक्रिएशनल पर्पस के लिए, पेट्रोल पंप, गैस पाइपलाइन, एलपीजी बॉटलिंग सेंटर और दीगर चीजें जो ऑलरेडी नोटिफाई की गई हैं उसके लिए इस जमीन का इस्तेमाल होगा, इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होगा। एक्स सर्विसमैन, वॉर विडो फैमिलीज, डिप्राइव्ड कैटेगरीज, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनके लिए, डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए, उनके लिए ये सारी चीज़ें जो है वो मुख्तर रखी जाएंगी ताकि स्टेट के अंदर ये निज़ाम जो पहले था कि हाई प्रोफाइल और इन्फ्लुएंशियल लोग स्टेट का ज़मीन लेते थे, 40 साल की लीज उनके पास होती थी और बाद में वो वापस करते नहीं थी, और कई को 90 साल भी हो गए हैं लेकिन वापस अभी तक भी नहीं किया है। लेकिन अब स्टेट का ये मानना है कि जनाब सिर्फ जहां पर रेजिडेंशियल एकोमोडेशन होगी उसको छोड़कर जितना भी लीज एक्सपायर हो गया है अब उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होगी, आपने जमीनें और प्रॉपर्टियां वापस स्टेट को करनी होगी। अब इसमें बड़ा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो ये भी है कि बहुत सारी जगहों पर होटल्स बने हैं, उन होटल्स का क्या होगा, उस पर स्टेट का अभी कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं है। दीगर चीज़ें भी बड़े बड़े इमारत बनी हैं उनका क्या कुछ होगा। एक बड़ा डिसीजन जो है जो रात देर के इंतजामिया की तरफ से सामने रखा गया है कि फिलहाल ये साफ कर दिया गया कि एक्सटेंशन किसी का नहीं होगा, लीज जिनकी एक्सपायर हो गई हैं वो इवैक्यूएशन एक्ट के तहत प्रॉपर्टियां अपनी सारी स्टेट को हैंड ओवर करेंगे ताकि स्टेट को जबरदस्ती ना करनी पड़े। तो ये बड़ी डेवलपमेंट मानी जा रही है और इसको लेकर मुझे उम्मीद है कि आज पूरे दिन हंगामा भी पॉलिटिकल सर्कल्स में देखने को मिलेगा। इसमें कुछ सवालात भी इशफाक पूछे जा रहे हैं जब आप खबर बता रहे हैं। एक तो लैंड ग्रांट रूल्स जो हैं 2022 के जब जारी हुए हैं तो सरकार ने क्लियर कहा कि जो मुद्दत है वो 40 साल होगी और एक जो कमेटी है वो उसके पास इख्तियारात होंगे कि क्या 40 साल की मुद्दत को बढ़ाया जा सकता है या नहीं। लेकिन कुछ लोग भी बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अगर 40 साल की मुद्दत मुकम्मल हो जाती है तो इसके बाद क्या वो जमीन फिर सरकार की मुकम्मल तौर हो जाएगी या फिर जिनका, ये तो क्लियर इन्होंने किया ना कि जिनकी लीज एक्सपायर हो गई है यानी जिनके 40 साल मुकम्मल हो गए हैं और लीज में कोई वैलिडिटी नहीं बची है उनको अगर रेजिडेंशियल एकोमोडेशन है तो एक उसमें एक प्रोविजन रखा गया कि उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी जहां पर वो रह रहे होंगे मकान के अंदर। मकानों के बगैर, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन के बगैर जो भी कोई कमर्शियल है, दीगर चीजें हैं वो आपने जी हैंड ओवर करनी होगी इस नए हुक्मनामे के हिसाब से जो रात देर गए इंतजामिया की तरफ से जारी कर दिया गया, जो अभी तक हमें लीगल एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात जरा जम्मू कश्मीर इंतजामिया की हो रही है तो मजमूई कारकर्दगी पर सवाल उठते रहते हैं, इस पर भी वक्तन फक्तन जवाबात आते हैं और इन दिनों जो भर्तियों का मामला है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में है। बैक टू बैक हम देख रहे हैं कि छापे पड़ रहे हैं, कार्रवाइयां चल रही हैं और एक बड़ा इदारा JKSSB जिस पर एक बड़ी जिम्मेदारी है उस पर कई तरह के सवाल भी पिछले 2-2.5 वर्षों के दौरान उठे हैं। लेकिन JKSSB की जो सरकारी आदादोशुमार भी मुसलसल हमारे सामने आते रहे, अब जाकर जो पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसकी तरफ से भी कुछ बातें कही गई हैं वो भी आपके सामने रखें। जो पार्लिमानी कायमा कमेटी बराए अमूर दाखिला है उसकी एक ताज़ा रिपोर्ट आई है जो बताती है यानी इस इदारे पर 2020 के बाद सबसे ज्यादा सवालात थे, तो 2020 के बाद इस बड़ी एजेंसी की कार्रवाई क्या रही है, काम क्या रहा है, उस पर रोशनी डालने की कोशिश इस रिपोर्ट में हुई है। कुल मिलाकर 9,000 से ज्यादा 9,205 खाली असामियों को पुर किया गया, जो पोस्टें थी अलग अलग महकमों के अंदर, अलग अलग जगहों पर यूनियन टेरिटरी के अंदर। 2020 के बाद खाली पोस्टों को भरा गया। कमेटी ने ये जो असामियां हैं इनको फिल किया गया साल 2020 के बाद। कमेटी के मुताबिक, इस रिपोर्ट के मुताबिक JKSSB की तरफ से 2020 के बाद ये काम अंजाम दिया गया। दूसरी बात कि अगर कहीं पर खाली असामियां रही हैं, आज के वक्त में भी बकिया असामियां हैं
जिनको लेकर सवाल भी मुतलका हुकाम से पूछे जाते रहे हैं, उनको भी फास्ट ट्रैक बुनियादों पर रिक्रूटमेंट ड्राइव को आगे ले जाकर या ये जो भर्ती का अमल है इसको तेज करने की सिफारिश कमेटी की जानिब से की गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सीधे तौर पर एक तरह से ये कहने की कोशिश की गई है कि 2020 के बाद जितनी भी पोस्टें मुश्तहिर होती रही उनमें ज्यादातर पोस्टें ऐसी थी जो JKSSB की तरफ से फिल कर दी गई, जो भर दी गई कमेटी की इस रिपोर्ट को अगर आप सही मानेंगे। आज के वक्त में स्टेटस यह है कि जिन असामियों को खाली रखा गया है या किसी वजह से खाली है या कहीं पर तहकीकात का मसला है, तो कमेटी की इस रिपोर्ट के मुताबिक कंसर्न्ड अथॉरिटी को क्लियरली कह दिया गया है कि आप फास्ट ट्रैक बुनियादों पर इन खाली असामियों को भी जल्द से जल्द पुर करेंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह कि क्लास 4 यानी जो दर्जा 4 की पोस्टें थी, पूरा जो अभी तक प्रोसेस चला है उसमें एजेंसी पर सवाल था कि 2019-2020 के बाद कोई मेजर रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। अगर हुई है, इम्तिहानात के बाद नताइज का इंतजार लंबा हुआ और उसके बाद ये इंतजार उस वक्त और तवील हो गया जब कार्रवाई एजेंसीज की तरफ से की गई, यानी धांधलियों जैसे इल्जामात लगे। ये सारी चीजें एक तरह से वो तस्वीर क्लियर करने की कोशिश, पिक्चर को साफ दिखाकर कोशिश पार्लिमानी कमेटी की जानिब से की गई है, कायमा कमेटी बराए दाखिला उमूर की, जिसकी रिपोर्ट बताती है कि शफाफियत की बात जहां तक है तो कुल मिलाकर अभी तक जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है 2020 से लेकर अब तक 9,205 जिन पोस्टों को एडवर्टाइज किया गया, जो पोस्टें मुश्तहिर की गई, उनको फिल कर दिया गया, पहली बात। दूसरा, ये जो नोटिफिकेशन जम्मू कश्मीर अपॉइंटमेंट, ये जो क्लास 4 की या जो तकर्री होती है दर्जा 4 में, उसके हवाले से बताई जाती है कि स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल 2020 का हवाला देते हुए कमेटी बताती है कि जितनी भी आज के वक्त में खाली असामियां हैं, कंसर्न्ड अथॉरिटी यानी मुतलका एजेंसी JKSSB मुकर्रा मुद्दत के अंदर इनको भी कंप्लीट करेगी और सिफारिश की गई है कि फास्ट ट्रैक बुनियादों पर बकिया खाली असामियों को भी फौरी तौर पर पुर किया जाए इस कमेटी की। अच्छा जी, ये जो पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट है ना, दरअसल उन्होंने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एक पोस्टमार्टम किया है जो मेरी नजर में है, क्योंकि 2020, 2021 और 2022 अपने अख्तिताम कर 3 साल में 20,332 पोस्टें रेफर की गई सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को, और इन 20,332 पोस्ट में 9,205 भर्तियां ही की गई हैं पोस्ट 2020। ये सूरत हाल है जी। यही वजह है कि पार्लिमानी कमेटी बराए दाखिला ने ये रिकमेंडेशन किया कि जनाब फास्ट ट्रैक बुनियादों पर रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। ये जो रिमेनिंग पोस्ट रह चुकी, ये जो बाकी मानदा पोस्ट हैं, इन पर जो है वो फास्ट ट्रैक बुनियादों पर जो है वो भर्ती होनी चाहिए, और चाहे वो क्लास 4 की हो या उसके ऊपर वाली या नीचे वाली पोस्टें हो, चाहे वो SSB ने लेनी है, PSC ने लेनी है, एक टाइम बाउंड मैनर में जी निजाम चलाया जाए। ये पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट के अंदर कहा गया है। अब पार्लिमानी कमेटी बराए दाखिला की रिपोर्ट तो अपनी जगह, लेकिन याद रखिएगा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है। सुर्खियों में क्यों है? सब इंस्पेक्टर की भर्तियां हो तो घोटाले की खबर और शिकंजा CBI की तरफ से कसा गया, फिर जल शक्ति, JE वाले और दीगर फाइनेंस डिपार्टमेंट की भर्तियां हो तो स्कैंडल, उसके बाद फिर से जनाब वाला CBI की शिकंजे में, और फिर एक भर्ती जो माजी की हुई थी उसमें गुज़श्ता दिनों एक और घोटाला सामने आया, तो फिर से एक हाई पावर कमेटी बनाई गई फायर एंड इमरजेंसी सर्विस में। तो ये सूरत हाल है जी हमारी वादी कश्मीर की भर्ती अमल की। लेकिन एक चीज की दाद देनी पड़ेगी कि जहां पर भी शिकायतें आई हैं, रियासती इंतजामिया इस मामले पर कमर बस्ता है कि शिकायत आई तो तुरंत के तुरंत जनाब इंक्वायरी लगाओ। मामला ये नहीं है कि शिकायतें आई तो इसको जी बैक बर्नर पे डालो, ये कहते हुए कि जनाब तहकीकात होगी, बाद में पता नहीं लगेगा तहकीकात का क्या हुआ। यहां पर तहकीकात हुई, FIR भी हुई, लेकिन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो एक हसास इदारा, शफाफ इदारा माना जाता है, लेकिन इन दिनों इंतहाई दागदार इदारा बन चुका है, और काफी ज्यादा सवाल जो है वो उन अफसरों पर उठ रहे हैं जो माजी में वहां पर रह चुके हैं, जिनके टेन्योर में यह सारा हुआ, और सरकार की खामोशी अभी तक भी जिस तरीके से उन अफसरों को बचाने के लिए की जा रही है, एक बड़ा सवाल है जो रियासती सिविल सोसाइटी के अंदर पूछा जा रहा है। तो इसके बाद जी बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात जम्मू कश्मीर सरकार की ही इंतजामिया की एक और बड़े फैसले की करते हैं, और ई गवर्नेंस को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है कि जनाब अब मुकम्मल तौर पर ई गवर्नेंस के जरिए से काम किया जाए, रियासती आवाम को भी फायदा मिले और जम्मू कश्मीर इंतजामिया भी इस सिलसिले में जो है वो आगे बढ़े। गुज़श्ता कई दिनों से हम लगातार आपको कोई ना कोई खबर बता रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने, इंतजामिया ने यह फैसला लिया कि एक और पोर्टल
जेके पोर्टल बनाया जाएगा जी, जिसका वन स्टॉप शॉप होगा, जहां पर आपको हर एक डॉक्यूमेंट डिजिटल सर्विसेज जो जम्मू कश्मीर के लोगों को लेनी है वो एक ही जगह से आपको एक ही क्लिक पर मिल जाए। इस सिलसिले में कोशिशें जो वो की जा रही है, और ये डॉक्यूमेंट्स जो है ये टेम्पर प्रूफ हो और इसमें वो सारी चीजें हो जो एक ख्वाब देखा गया है जी इस पूरे निजाम के लिए। ग्रीवेंस एड्रेस सिस्टम से लेकर दीगर चीजों को भी इसी एक पोर्टल के तहत लाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो सिंगल साइन ऑन है, एसएसओ को ऑन करने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि इससे निजाम शफाफियत जो है यानी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ेगी और जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे फायदा मिलेगा। है क्या ये पूरा मामला? सीधे श्रीनगर चलेंगे। हिलाल हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। हिलाल, जब हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं, यानी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो शायद जम्मू कश्मीर मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले में लेकिन पीछे बहुत है। लेकिन गुज़श्ता दिनों जो ई नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था कटरा के अंदर, उसके अंदर जो विजन डॉक्यूमेंट पेश किया गया था, उस विजन डॉक्यूमेंट को आहिस्ता आहिस्ता करके ही सही इंतजामिया और जम्मू लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश में है। कभी हम सुनते हैं कि जनाब एक यूनिफाइड आइडेंटिटी कोड आपको दिया जाएगा फैमिलीज को, कभी इस तरीके की बात आ रही है कि अब टेम्पर प्रूफ और फुल ऑथेंटिसिटी से डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन मिलेंगी। क्या ये पूरी खबर है जो हम आज बता रहे हैं अपने नाज़रीन को? देखिए गौहर, पहली बात यह है कि ई फॉर्मेट पे आना वक्त की बहुत जरूरत है। अब दफ्तरों के चक्कर काटना ये एक पुरानी रिवायत है, क्योंकि आज आपके पास आईटी है, आज आपके पास टेक्नोलॉजी है, तो इसका इस्तेमाल जो है वो वक्त की अहम जरूरत है। तो इस वजह से जो सरकार की जनब से इस तरह के मूव्स आते हैं कि ई फॉर्मेट के जरिए आपके मसाइल का हल होता है, तो इसका पब्लिक हमेशा वेलकम ही करती है। लेकिन इससे पहले भी जो ई फॉर्मेट था, जो ई गवर्नेंस जिसे कहते हैं या ई ग्रीवेंशियल जो बनाई गई थी, तो उसमें भी इसी तरह का कमोबेश फॉर्मेट था जो ये एप्लीकेशन बेस्ड डैशबोर्ड बनाया गया है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की जानब से, जो तजवीज रखी गई है, तो उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं है। बल्कि इसमें यह चीज होगा कि अगर आपने कहीं पर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अपलोड करनी होगी, वो सारी चीजें इसमें होंगी कि आपने डॉक्यूमेंटेशन जो है शिकायत की सूरत में अपलोड करनी होगी, ताकि उसे ऑनलाइन ही देखा जाए और उन्हीं डॉक्यूमेंटेशन को परखने के बाद ऑनलाइन ही उनका रजिस्टर भी हो जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि इससे पहले जो ग्रीवेंस पोर्टल बनाया गया था उसमें भी जो शिकायतें दर्ज होती थी, शिकायतों के अंबार होते थे, और ये भी जो नया फॉर्मेट बनाया गया है इसमें भी वही चीज होगी कि आप अपनी ग्रीवेंस जो है वो दर्ज कर सके। लेकिन जो बड़ी बात वो एक बार फिर से वही लौट कर आ जाती है कि जो एग्जीक्यूशन है उन शिकायत का, जब वो शिकायत कोई करता है तो फिर उसका हल जो है वो हल ना आज तक निकला है पूरी तरह से और ना इसके बाद निकलने वाला है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को ये मसाइल हल करने हैं, जिन लोगों को ये मुश्किलात हल करने हैं, जब तक ना उनको अकाउंटेबल बनाया जाएगा, जब तक ना उन पर कोई तलवार लटकेगी, तब तक ये ग्रीवेंस सेल, जब तक ये कोई ई पोर्टल जो है काम करने वाला नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, जब लास्ट टाइम मैंने भी एक शिकायत ई पोर्टल के जरिए की है, तो उसमें जब किसी मसले को मैंने उठाया और उसके बाद उसका जवाब जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था, फिर आप किसको एड्रेस करेंगे, कितनी बार आप एड्रेस करेंगे? तो इस हवाले से ये टाइम बाउंड भी होना चाहिए ताकि कम से कम वक्त के अंदर इन मसाइल का हल हो जाए। ये जो पोर्टल बनाने जा रही है सरकार, ये दरअसल एक एप्लीकेशन बेस होगा और इसमें सभी डिपार्टमेंट्स जो है वो ऑन बोर्ड लिए जाएंगे, सभी डिपार्टमेंट्स की एक्सेस इसमें होगी और उस शराकत से मसले का हल जो है फौरन से पेशतर निकालने की कोशिश की जाएगी। बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात उस नए निज़ाम की हो रही है जो मुतारफ कराने की कोशिश जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कराई जा रही है। अब जरा बढ़ते हैं कि आगे, लेकिन कहा जरा कि छोटा सा ब्रेक लिया जाए जी। चलिए छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं जी। ब्रेक पर जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट के लिए नए चीफ जस्टिस साहब का ऐलान कर दिया गया है। उसके बाद आपको बताएंगे कि मुलाजमीन को लेकर क्या कुछ बड़ी बात कल ऐवान के अंदर रखी गई है, अमृत पर क्या कुछ फैसला लिया गया है और मौसम का मिजाज भी और कुछ मजीद दिलचस्प खबर आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे। मिलते हैं छोटे से तिजारती वक्फे के फौरन बाद।